स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें 2023 का बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस बार आपका नया पैटर्न लागू किया गया है। मैंने बहुत पहले आपको वीडियो बना के बता दिया था और इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि आपका पैटर्न किस तरह का रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 8 खंड क, ख, ग, घ, अंग, च, छ और ज है, यानी कि 8 खंडों में पेपर डिवाइड है आपका। आपको 8 खंड जो है सॉल्व करने होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका मैथमेटिक्स का मैंने पार्ट 1 डाल दिया था, पार्ट 2 भी आज अपलोड किया जाएगा, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैथमेटिक्स का जरूर देख लें। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। सबसे पहले आपको गद्यांश मिलेगा खंड क में, इसको पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने हैं। हमने जो है कलरफुल हाइलाइट्स किए हैं ताकि आपको पता चले कि गद्यांश में ही सारे आंसर्स छुपे रहते हैं, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त क्या बोध होता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऊपर की तरफ चलते हैं और इस पैराग्राफ में देखते हैं, भारत की पवित्रता का ऊंचाई का भी बोध होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त जो है हमारे को भारत की पवित्रता का, ऊंचाई का बोध होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, पीले वाले कलर में आप जो देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे पृथुराज ने पृथ्वी को क्यों डराया धमकाया? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हम देखेंगे नीले कलर में। तो पृथ्वी बंजर होने लगी थी और प्रजा दुख से पीड़ित होने लगी थी, देवताओं को यज्ञ भाग मिलना कठिन होने लगा था, तब पृथु राजा ने पृथ्वी को डराया धमकाया, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हिमालय का बड़प्पन किस रूप में है? तो यहाँ पे देखिए, हिमालय का बड़प्पन जो है गंगा जैसी नदियों को जन्म देने के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं हिमालय का बड़प्पन जो है गंगा जैसी नदियों को जन्म देने के रूप में है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को किस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें चौथा क्वेश्चन, हिमालय कौन सी संस्कृति का अग्रदूत है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा, हिमालय उस संस्कृति का अग्रदूत है जो आत्मदान में विश्वास करती है। तो सभी के आंसर्स मैंने बता दिए, पैसेज में लिखा होता है, बस पैसेज को ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर्स देने हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चला कि पैसेज में सारे आंसर्स होते हैं, हमें पैसेज से ही आंसर को निकाल के लिखना होगा। इसके बाद जो पांचवा अंतिम प्रश्न जो पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें जिस चीज का वर्णन होता है उसके बारे में हम इसका शीर्षक बताते हैं। तो पैराग्राफ में हिमालय के बारे में जो है पूरा का पूरा वर्णन है, पूरी बात हिमालय के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं हिमालय की महिमा जो है इसका उपयुक्त शीर्षक माना जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप ये पहला वाला गद्यांश सॉल्व करते हैं तो आपको टोटल मिला के जो है यहाँ पर देख रहे हो कितने नंबर मिल जाएंगे? तो आपको 2 + 2 4 + 1 5 6 और 7, यानी कि यहां से आप 7 अंक प्राप्त कर चुके हैं पहले ही प्रश्न को सॉल्व करते, जिसमें आंसर्स आपको मिलेंगे। केवल आपको इसमें से आंसर छांट करके लिखना होगा, तो 7 अंक जो है फ्री फंड के आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो भी हमने विषय बनाए हैं वो सभी सॉल्व किए गए हैं, उनको जरूर देख लेना। हमने आपके लिए ये उत्तराखंड बोर्ड का जो 10वीं क्लास का मॉडल पेपर 2023 के लिए रिलीज किया गया है इंग्लिश विषय का, इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। इसको जरूर देख ले, इसका पीडीएफ भी मौजूद है और पीडीएफ की लिंक हर वीडियो में बताई जाती है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पहली लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, जिसको टच करके आप सीधे पीडीएफ की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपका इंग्लिश कर दिया गया है। इसी तरह से आपका दूसरा सब्जेक्ट हमने विज्ञान का यानी कि साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए, तो दोनों माध्यम को यहाँ पे सॉल्व करवाया गया था, तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन ढंग से देख लीजिएगा, इसको भी हमने सॉल्व करवा दिया है। और इसके बाद जो है आपका गणित विषय का जो है हमने सॉल्यूशन दे दिया है, गणित भी आप देख लीजिएगा, सारे प्रश्न अथवा वाले भी करवा दिए गए हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान जो प्रश्न पत्र है इसको भी सॉल्व करवाया गया है और इसमें भी सारे प्रश्न दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपका हिंदी विषय अभी आप देख रहे हैं। इसी तरह से आपको सारे विषय जो है मिलते जा रहे हैं। आपका कमेंट जैसे जैसे आता जा रहा है सभी के सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं, तो सभी को शेयर करें और सभी लोग इसको देखें। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पत्र के ऊपर। तो प्रश्न पत्र का खंड ख रचना वाला आएगा, यानी कि पहला पार्ट हमने सॉल्व किया था, पहले प्रश्न को सॉल्व करते ही 7 नंबर मिले थे। अब खंड ख शुरू होगा, जैसा कि डिवाइड किया गया 8 खंडों में आपका पूरा प्रश्न पत्र डिवाइड है। तो यहाँ पे खंड ख जो है रचना का होगा। यहाँ पर संकेत बिंदु के आधार पर 250 शब्दों में जो है आपको निबंध की रचना करनी है, और जो संकेत बिंदु है इनको जरूर लिखना है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर आसानी से, जो हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जिसमें आसानी से अंक जो है पूरे नहीं मिलते हैं। अच्छे से अच्छे मेरिट में भी स्टूडेंट जो आते हैं उनके हिंदी विषय में ही सबसे ज्यादा जो है कम नंबर आते हैं, ठीक है। बाकी सभी विषय में अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन हिंदी विषय जो है ये अपने आप में महारत हासिल करके रखता है, क्योंकि इसमें लिखने का तरीका और समझाने का तरीका बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। तो यहाँ उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना में पहला पॉइंट आपको लेना है, पर्यटन का अर्थ बताना है। साथ ही साथ उत्तराखंड के पर्यटन स्थल कौन से हैं और पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं भी बतानी है, साथ साथ में पर्यटन की उपयोगिता क्या है यह भी बताना है। तो चारों पॉइंटों को हमें इस निबंध के माध्यम से समझाने वाले हैं। सबसे पहले हमने पर्यटन का अर्थ समझाया है, क्योंकि मैं निबंध पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और निबंध का कोई पढ़ने का औचित्य नहीं होता, क्योंकि निबंध आपको याद करनी होती है और निबंध जैसे लिखा जाता है वैसे ही आपको लिखना होगा। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, जहां पे समझाने वाली बातें होंगी वहां पर हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
पर्यटन के अर्थ के बाद में आपको बताना है उत्तराखंड के पर्यटन स्थल। तो हम जो है उत्तराखंड के जो भी पर्यटन स्थल बता सकते हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताया है। आप अपनी मर्जी से इसमें अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है आपसे, जो इसमें बताना है आपको कि पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बता रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो है हमने बताया है, इसी तरह से उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में हमने बताया है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है पॉइंट पॉइंट। ठीक है, आप 2-3 पॉइंटों में जो है इसको समझा देंगे, 2 पॉइंट में 3 पॉइंट में आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाकी हमने ये डिटेल लिखी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधा और पर्यटन की उपयोगिता, इसको भी बता देंगे। तो यहाँ पर जो है पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में हम बात करें तो ये है पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधा वाला लाइन जिसको हमें लिखना है। और जो जो पॉइंट दिए जा रहे हैं इन सभी पॉइंट को देखो, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था पर्यटन का अर्थ जो पूछा गया उसको बताया है। उसके बाद में आपको बताया गया उत्तराखंड के प्रमुख जो पर्यटन स्थल कौन कौन से, तो उसमें पहला और दूसरा 2 दिए गए हैं। और इसके बाद जो है पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधा हो जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पर्यटकों की उपयोगिता, तो पर्यटन की उपयोगिता जो है इसके बारे में भी स्पष्ट करना होगा, तब जाके आपको कंप्लीट नंबर जो है इसमें मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको अगर आपको पर्यटन के बारे में नहीं लिखना है तो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है जनसंख्या वृद्धि का संकट, जिसमें आपको 3-4 पॉइंट जो दिए गए हैं इसको शामिल करना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या के अनुपात में घटते संसाधन और अन्य समस्याएं क्या हो सकती हैं और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट को हम लिखेंगे। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जो कि पहला पॉइंट बोला गया उसको हमने इंक्लूड किया यहाँ पर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट बोला गया है जनसंख्या के अनुपात में घटते संसाधन, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। दूसरे पॉइंट में जनसंख्या के अनुपात में घटते संसाधन, तीसरे पॉइंट में जो है अन्य समस्याएं बतानी है और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताने हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमने बताया है अन्य समस्याएं, और उसके बाद जो है अन्य आपका जो है लास्ट पॉइंट रहेगा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा लंबा कर सकते हैं, अपने शब्द भी इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इसकी बात करते हैं। जनपद स्तर पर आयोजित वाद विवाद, इसको जिसको हम डिबेट बोलते हैं, मैं कुछ पक्ष में बोलूंगा और मेरे साथ वाला जो है विपक्ष में बोलेगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, छोटी बहन को लिखना है, इसका मतलब ये पर्सनल लेटर है। इसका मतलब जो पहले जो एड्रेस आएगा वो आपका एड्रेस किसका होगा, ये सारा एड्रेस जो आप देख रहे हैं ये वाला एड्रेस जो है ये कौन सा एड्रेस होगा, ये आपका एड्रेस होगा दिनांक के साथ में। तो ये एड्रेस जरूर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको ये एड्रेस अवश्य लिखना है। और एड्रेस लिखने का मतलब है कि यहाँ पर जो एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस, और जो कि मतलब है कि आपका पता। ठीक है, भेजने वाले का पता बोल सकते हैं कि भेजने वाले का पता, या भेजने या लिखने वाले का पता। ठीक है, भेजने या पत्र लिखने वाले का पता आएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि कहां पे कौन सी चीज लिखते हैं, क्योंकि इसके नंबर फटाक से कटते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता एग्जामिनर को काटने में। ठीक है, और दिनांक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आईएमपी में शामिल कर लीजिए, इसको नहीं भूलना है। आधे नंबर ले लेता है एग्जामिनर, केवल डेट नहीं डालोगे तो गए आधे नंबर गए। और आधे नंबर जानते हो सीधे सीधे कटे तो सीधा सीधा 1 का लॉस हो जाता है। आधा का मतलब वो राउंड फिगर में 1 काउंट कर लेते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, ये डेट जरूर आप डालेंगे। और जो है आपका यहाँ पे नाम दिया गया है, काल्पनिक नाम जो है क ख ग, यानी कि आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप क ख ग ही लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है आप वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई पत्र, ये विषय लिखेंगे। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आधे नंबर मिलते हैं। तो मार्क्स जो है स्टेप बाय स्टेप होता है हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मार्क्स जो है यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है, स्टेप मार्क्स जो है दिए जाते हैं। मार्किंग जो है सिस्टम कौन सा होता है हिंदी में, स्टेप मार्किंग होती है। तो हर स्टेप को देखेगा एग्जामिनर कि आपने विषय लिखा कि नहीं लिखा, आपने दिनांक लिखा कि नहीं लिखा, आपने एड्रेस दिया कि नहीं दिया। तो जरूर लिखना है आपको। एड्रेस आपको कुछ भी नहीं पता तो आप अपना एड्रेस, अपने पड़ोसी का एड्रेस, अपने मामा का, फूफा का, चाचा का, चचेरी का, भाई का, बहन का, किसी का भी एड्रेस जो है इसमें लिखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में एड्रेस नहीं दिया गया है तो। ध्यान रखना है पर्सनल लेटर, पर्सनल मतलब आपके रिश्तेदारों को जो पत्र लिखा जाता है उसमें केवल भेजने वाले या पत्र लिखने वाले का ही पता आता है, जिसको भेजा जा रहा है उसका पता नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रिय बहन ईशा, अब यहाँ पे नाम नहीं दिया है कि बहन का क्या नाम है, तो आप अपनी बहन का नाम, अपने मित्र के बहन का नाम, अपने चाचा की बहन का नाम, अपने मामा की बहन का नाम, जो भी आपको नाम यूज करना है वो यूज करेंगे। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस बार के वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए मैं हृदय से तुम्हें बधाई देती हूं। ठीक है, यहाँ पर अब जो है उसकी बहन लिख रही है, उसका भाई नहीं लिख रहा है लेटर। अगर आप भाई बनना चाहते हैं तो यहाँ पे देता हूं हो जाएगा, लिंक चेंज कर देना। वाद विवाद का विषय तुम्हारी रुचि के अनुसार मिल गया, जिस पर तुम्हारी मजबूत पकड़ थी। तुम्हारी इस जीत से पूरा स्कूल तो गौरवान्वित हुआ ही है, आसपास के लोग पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है या पड़ा है। घर के अन्य सदस्य तुम्हें मुबारकबाद भेज रहे हैं। आशा है आगे भी तुम अपनी योग्यता के परचम लहराओगी। ईश्वर से कामना है कि वह तुम्हें इसी प्रकार जीवन में सफलता प्रदान करते रहें। यहाँ पे करते रहें, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा करते रहें। ठीक है, और जो है तुम्हारे पत्र
के इंतजार में, बस ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी मिस्टेक अगर आपको लगी हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, हिंदी हम टाइपिंग करते हैं तो मे भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको सटीक तरीके से लिखना है आंसर को। आप तुम्हारी जो भी है बहन क ख ग, क्योंकि हमारे को लेटर में दिया है कि आपका नाम जो है क ख ग है, जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करना, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत चलाना, कभी भी एग्जाम में अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए जब एग्जामिनर के निर्देश शामिल हों। यहाँ पे अथवा पाठ में अगर आप ये कर देते हैं तो भी आपको 8 नंबर, यहाँ 4 नंबर का है, 4 नंबर आपको मिल जाना है। पहला जो निबंध लिखा इसका 8 नंबर आपको मिला था, तो पहले वाले प्रश्न से 7 नंबर मिले थे, इस प्रश्न में निबंध वाले से 8 नंबर और लेटर लिखने से आपको 4 नंबर। यहाँ पे देख सकते हो आपको लगभग लगभग 19 नंबर जो है यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि 7 4 11 और 8 19, ठीक है, तो 19 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो रहे हैं केवल 3 मात्र प्रश्न करने से। तो ध्यान रखना है ये, और ये प्रश्न वैसे हैं जिनको आपको याद नहीं करना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है और आसानी से लिख देना है। इसके बाद जो है अथवा पाठ भी है, अगर आप वो नहीं करना चाहते, पर्सनल लेटर नहीं लिखना चाहते, तो यहाँ पर देखिए संपादक के लिए पत्र लिखने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये पर्सनल ना होकर के कौन सा लेटर हो गया, ये लेटर हो गया ऑफिशियल लेटर हो गया। कौन सा हो गया, ये ऑफिशियल लेटर पूछा जा रहा है, ऑफिशियल पत्र है, कार्यालय पत्र है ये। तो यहां पर अगर ये संपादक को लिखना है तो कार्यालय पत्र है, पुलिस थाने को लिखना है तो कार्यालय पत्र है, नगर निगम को लिखना है तो कार्यालय पत्र है। अगर आपके रिश्तेदारों को छोड़ करके किसी को भी लिखना है, केवल रिश्तेदार जैसे कि आपका मित्र, बहन, भाई, कोई भी चाचा, मामा, फूफा, किसी को भी छोड़ करके, अंकल आंटी, सबको छोड़ करके जब आपको पत्र लिखना होता है तो सारे के सारे ऑफिशियल लेटर में आ जाते हैं, कार्यालय पत्र में आ जाते हैं। अब आते हैं हम इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पर जब कार्यालय पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर इसीलिए लिखा है कि यहां पर 2 एड्रेस आते हैं। कौन से 2 एड्रेस आपको लिखने होंगे, एड्रेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, 2 एड्रेस आएंगे। अब आएंगे 2 एड्रेस, तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से। पहले आपका वही जो आपका भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता, ठीक है, यहां पर कौन सा आएगा, भेजने वाले का पता। और यहां पर जो आएगा दिनांक के बाद में, ये आएगा जिसको भेजा जा रहा है ना, कि पाने वाले का पता, पाने वाले का पता, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, तो पाने वाले का पता और भेजने वाले का पता ये ध्यान रखना है। हमेशा सभी में लेटर में भेजने वाले का पता तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे ही कार्यालय पत्र ऑफिशियल लेटर हो जाएगा, किसी संपादक को, न्यूज वाले को, आपके नगर निगम को, नगर पालिका को, स्थानीय प्रबंधक को, स्वास्थ्य विभाग को, किसी को भी लिखना होगा तो दोनों एड्रेस आएंगे। स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य विभाग या संपादक वगैरह होगा उसको हम अपने एड्रेस के नीचे लिखेंगे। दिनांक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिनांक मेंशन करना भूलेंगे नहीं, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे यही चीज मिस्टेक कर देते हैं, दिनांक इधर उधर लिख देते हैं। यहां पर दिनांक आएगा, जैसे आपका एड्रेस है उसके नीचे। एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे एड्रेस पुट किया है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपको सेवा में संपादक को लिखना है तो संपादक, अगर नगर पालिका महोदय तो नगर पालिका, अगर पुलिस अधिकारी तो पुलिस अधिकारी, थाना अधिकारी तो थाना अधिकारी। ध्यान रखना है नैनीताल आपने जो यहाँ पे एड्रेस डाला है वही एड्रेस यहाँ पे यूज करना, जो भी एरिया डाला है, ठीक है। एरिया मतलब कि जिस राज्य में या जिस जिले से आप लिख रहे हैं वही जिला यहाँ पे भी मेंशन करना। कभी यहाँ पे नैनीताल डाल दो और यहाँ पे आप डाल दो हरिद्वार, तो फिर हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, क्योंकि नैनीताल का जो संपादक है वो हरिद्वार में क्यों आएगा, और उसके जो समाचार पत्र होंगे वो नैनीताल में नहीं आएंगे, उनके एरिया के हिसाब से ही जो है, आप जानते हैं समाचार पत्र हर जगह का अलग अलग एरिया के हिसाब से वहां के जानकारी देता है। और विषय जो है आपको पता है, यहाँ पे विषय क्या दिया है, आपको अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु जो है पत्र लिखना है, ठीक है। आपका काल्पनिक नाम फिर से क ख ग घ दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपको बता देना है विषय क्या लिखोगे, शुद्ध जल आपूर्ति हेतु पत्र। महोदय, हमारे क्षेत्र आदर्श विहार, जो भी आपने जगह दिया है उस क्षेत्र का नाम लिखा, में नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। स्वच्छता की बात हो रही है ना, शुद्ध जल की बात हो रही है, इसलिए गुणवत्ता ठीक नहीं है, पानी बहुत गंदा आता है और अक्सर हम उस पानी को पीकर बीमार पड़ जाने के हमें, और अक्सर हमें, ठीक है, तो यहाँ पे आप हमें कर देना, हमें उस पानी को पी करके बीमार हो जाने की आशंका रहती है। इस कारण हमें पानी को या तो उबाल कर पीना पड़ता है या फिर वाटर फिल्टर लगाना पड़ता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में हर किसी के लिए यह संभव नहीं हो पाता। कृपा करके आप इस पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे, जिससे संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर उत्कृष्ट हो सके, ठीक है, हमारे क्षेत्र के लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध हो सके और हम जो है दूषित जल से होने वाले रोगों से बच सके। आप और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आपका इस विशेष कृपा के लिए धन्यवाद या आभारी रहूंगा, कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। बाकी जरूरत नहीं है आपको ये धन्यवाद धन्यवाद बताने का, पूरा एक लाइन मैंने बताया, इतना बहुत है। और धन्यवाद करते हुए प्रार्थी आपका क ख ग जो भी आप लिख सकते हैं, या आपका जो है आप कह सकते हो कि एक नागरिक क ख ग, ठीक है। इसके बाद आता है खंड ग। तो यहाँ पर हमने अभी तक 19 नंबर के प्रश्न कर लिए हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर देखने व्यावहारिक व्याकरण जो है, इसमें जो है बालिका गेंद से खेलती है, इसमें आपको क्या बताना है, क्रियापद छांट करके बताना है। तो खेल रही है, बालिका कर क्या रही है, खेल रही है, तो हमारा क्या हो रहा है, क्रियापद खेल रही है, तो ये हमारा मेन क्रियापद है, तो ये हमारा जो है क्रियापद हो जाएगा, क्रियापद खेल रही है। और जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसका भेद भी लिखना है, तो भेद क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया है। क्रिया को अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपने, कौन सी क्रिया है ये, सकर्मक क्रिया है।
अगला जो प्रश्न है, मछली तालाब में क्या कर रही है? तैरती है। तो तैरती है क्या हो जाएगा? क्रिया कर रही है, तो क्रियापद क्या हो जाएगा? तैरती है। इसमें भेद क्या है? तो इसमें भी देखो सकर्मक काम हो रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से आपका राइट आंसर दोनों का सकर्मक क्रिया है, लेकिन जो है यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है वो जो भी काम कर रहे हैं वही उसकी क्रिया होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। या इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, यहाँ से अगर आप ये दो करते हैं तो एक एक नंबर मिलाकर के आपको यहाँ से 2 मार्क्स जो है मिल जाना है, यानी कि आपके 19 और 2 21 नंबर हो गए। इस तरह से आपके नंबर जुड़ते जाएंगे और आप समझेंगे कि आपने पेपर में से तो 80 का 80 कर दिया। अब आपको टेंशन नहीं है, काटने वाला काटेगा तो एक आधा नंबर काट लेगा। राइटिंग के नंबर कटते नहीं है, राइटिंग के नंबर तब नहीं कटते, ध्यान रखना, राइटिंग के नंबर तब नहीं कटते हैं जब आपका राइटिंग किसी को समझ में आ रहा हो, तब नहीं कटते हैं। लेकिन आपकी राइटिंग अगर गोबर गणेश है, यानी कि मैं पढ़ रहा हूं और मुझे ही समझ में नहीं आ रही कि आपने लिखा क्या है, आपका नाम तक मैं समझ में नहीं पा रहा हूं, तो मैं सेंटेंस और जो आपने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं वो कैसे समझ पाएंगे? उसको एग्जामिनर पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, उसके पास 1 से 2 मिनट होता है पूरी कॉपी को चेक करने में। 1 से 2 मिनट में मात्र बोर्ड की कॉपियां चेक हो जाती हैं, ध्यान रखना। 1 से 2 मिनट तो आप पलक झपकाते हो, सोचते भी रह जाओगे, तब तक खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे अक्षर नहीं लिखने, थोड़ा मोटा मोटा अक्षर लिखना है। सप्लीमेंट्री की जरूरत हो तो सप्लीमेंट्री लीजिए, वो आपको बोर्ड एक्स्ट्रा देता है। कॉपी भर जाए घबराना नहीं है, शांति से लिखना है, मन शांत रखना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। कोई चिंता या शांति अशांति होने से आपका पेपर सही नहीं होगा, इसीलिए शांति से आपको पेपर सही करना है। तो चलिए यथा निर्देश उत्तर दीजिए। लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए वह दौड़ में प्रथम आई। समुच्चय बोधक शब्द छांट करके लिखिए। तो यहाँ पे समुच्चय कौन बना रहा है? तो इसलिए बना रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? इसलिए। ठीक है, यहाँ पर गलती से ये मात्रा चढ़ गई है, आप इसको इसलिए करेंगे। ठीक है, ये आपका इस तरह से कर देंगे और ऊपर वाला जो आपका छोटा सा ए पर चला गया है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर इसलिए। इसके बाद है आपका सेकंड प्रश्न, इसमें देखिए यथा जो भी आपसे पूछा जाएगा उसी का क्रिया विशेषण छांट करके लिखना है। तो यहाँ पे चीता, यहाँ पे क्रियापद क्या है? आपका दौड़ता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? तेज दौड़ रहा है, तो ये विशेषता है आपकी। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है? ये है, तो यहाँ पर तेज जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, तो निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित, यहाँ पे भी निर्देश दिए गए हैं तो निर्देश के हिसाब से हम बात करेंगे। यहाँ पर ऊपर वाले 2 अंक हम प्राप्त कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में जो है यहाँ पर पूछा गया है, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। संयुक्त वाक्य में जो है हम उसको और तथा वगैरह ऐसे जोड़ देते हैं, मैक्सिमम और लगता है। ठीक है, तो देखिए मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई, इस तरह से जो हमने इसको और से जोड़ा है, और जब शब्दों के बीच में और आता है तो वो संयुक्त वाक्य का जो है रूप माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, मोहन शतरंज खेलता है, इसको क्रमवाचक में बदलना है। तो हमारा जो है क्रमवाचक होगा तो कौन शतरंज खेलता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन उसके उसके मतलब मोहन के द्वारा क्या काम किया जाता है तो हम बोलेंगे, क्योंकि क्रमवाचक में बनाना है, तो मोहन द्वारा शतरंज जो है खेला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है खेलता है ना, तो जब मोहन द्वारा आएगा तो वहां पे जाता है आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है आपका, निर्देशानुसार फिर से उत्तर देना है। राम द्वारा धनुष मोड़ा गया या तोड़ा गया, मोड़ा गया लिखा है, कोई बात नहीं, मोड़ा गया क्योंकि मोड़ करके ही वो जो है आपका उस पर बांधेगा। तो ठीक है, कृतवाच्य में बदलिए। तो कृतवाच्य में जो है मोड़ा गया या तो यहाँ पे मोड़ा कीजिए तोड़ा गया। ठीक है, सीधा सीधा राम द्वारा धनुष तोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका इसको सही कर दीजिए, तोड़ा गया होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब है मोहन शतरंज खेलता है, ठीक है, तो यहाँ पे मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है। लेकिन इसी तरह का प्रश्न वाक्य जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो द्वारा हटाएंगे, अब जो है तोड़ा गया नहीं आएगा, तोड़ा है, फिर गया नहीं है, अब तो खेलता है और जाता है। ठीक है, इस तरह से गया और तोड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, तो राम द्वारा, ठीक है, तो द्वारा हटाएंगे तो यहाँ पे राम ने धनुष क्या करा? तोड़ा, तो गया क्या है? हट गया, तो गया आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द्वारा हटा देंगे तो राम ने, द्वारा की जगह क्या आ जाएगा? ने शतरंज सॉरी धनुष तोड़ा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भरत पुस्तक पढ़ता है, इसको किस में बदलना है? तो इसमें बदलना है आपको क्रमवाच्य में बदलिए। अभी हमने क्रम में बदला है और वापस हम बदल रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, वही है। पुस्तक पढ़ता है, ये खेलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, तो भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं सबके लिए लिंक दी जा रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, उसको चेक कर लेना अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है विद आंसर। ठीक है, विद आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसकी अलग लिंक है। तो यहां पर जो है 7वें के बाद 8वां जो प्रश्न है, ये बोला गया निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूह पर्यायवाची नहीं है, यानी कि कौन सा समूह जो है पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं ध्यान से, जो समुद्र का पर्यायवाची होता है ना, वो कौन सा होता है? आपका जलद भी होता है, निरधि भी होता है और अमु बुद्धि भी होता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो अगर ये तीनों होते हैं, ये भी होता है मेरा, ये भी होता है मेरा और ये भी होता है, तो कौन सा बच्चा जो नहीं होता है? तो ऑब्वियस सी बात है जल्द ही नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें क्या पूछा गया है ध्यान रखना, या नहीं पूछा गया है, तो नहीं इसमें भी बताना है हमें, ठीक है, नहीं इसमें जो है बी ऑप्शन चेंज कर दिया, सॉरी। अब यहाँ पर जो है निर्देश क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का समानार्थी है। समानार्थी मतलब समान बताना है, समान का मतलब पर्यायवाची हो गया, सीधी सीधी बात। तो देखो कमल तो मेघ होता नहीं है, ठीक है, नीरद भी नहीं होता, और जो है अम्बुद भी नहीं होता, तो होता क्या है, नीरज होता है, कमल को हम नीरज भी बोलते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें आपका क्या पूछा गया, तो आंसर ध्यान रखना, ये आपका आंसर है एक नीरज, और यहाँ पर आंसर है आपका जलधि, ठीक है, ये आंसर है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़ करके किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ध्यान रखना है 2 + 2 4 नंबर मिलेगा, 2 से ज्यादा मत करना। निर्देश ढंग से पढ़ लेना, जब भी नया पैटर्न लागू होता है निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर प्रश्न के निर्देश जरूर पढ़ना, उसमें ज्यादा समय नहीं जाएगा, कुछ सेकंड की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बादल गरजो, इस तरह से आपका ये काव्यांश दिया गया है, कविता का पाठ दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कविता आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ ले, नए जीवन वाले समझ गए होगे आप कौन सा ये है। तो कवि को बादल किसके समान लग रहा है, तो कवि को बादल जो है ललित ललित काले और घुंघराले लग रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख रखा है ललित ललित काले घुंघराले, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है, तो बाल कल्पना से कवि का आशय है कि जिस तरह बचपन में बच्चों के मन की मधुर मधुर कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, मैं तो साइकिल चलाऊंगा, और उसको देखा घोड़ा उसने तो मैं घोड़े पे बैठूंगा, देखा उसने हाथी तो मैं हाथी पे बैठूंगा, है ना, कभी कभी हम मेले में जाते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो इस तरह से बच्चे में जो कल्पनाएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं, और वो क्या कभी कभी सोचता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, दूसरे दिन पूछो तो बोलेगा मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं तो ड्राइंग ड्राइंग बनाऊंगा, तीसरे दिन बोलेगा तो मैं तो कार्टून बनाऊंगा, चौथे दिन कुछ और। तो इस तरह से बच्चों की कल्पनाएं जो हैं, तो यहाँ पर उसी को तुलना की है कि बच्चों के मन की मधुर मधुर कल्पनाएं कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती है, उसी तरह बादल का सौंदर्य भी पल पल बदलता रहता है। इसके बाद बादल के किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है, तो बादल के किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है, तो कवि ने बादलों को नव चेतना व क्रांति के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। किस रूप में प्रस्तुत किया है, नव चेतना और क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। और निराला बादलों को जो है क्या मानता है, क्रांति दूत मानता है। साथ ही साथ जो है उसके अनुसार जो है बादल क्या है, तो लोक कल्याण के भाव के प्रतीक भी हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जो आप इसके बारे में लिखोगे, परफेक्ट आंसर, और पूरे नंबर आपको मिल जाने हैं। यहां से आपको मिलने वाले हैं 2 ही प्रश्न करने थे, ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई 2 ही प्रश्न करने हैं आपको, आपकी मर्जी, तीनों में से कौन सा करते हैं, आपको यहां से मिलेंगे 4 अंक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फसल क्या है, इसमें भी आपको वही करना है। ध्यान रखना, ए पार्ट के 2 प्रश्न, इसी तरह से बी पार्ट के 2 प्रश्न, यहाँ पे दिया गया है कि 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट आ जाइए, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, तो ये आपको अच्छी तरह से याद है कि ये फसल वाला कौन सा है। अब देखते हैं इसमें प्रश्न क्या पूछा है। कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है, उक्त कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो फसल को नदियों के पानी का जादू कहा गया है क्योंकि, या फिर कवि ने फसलों को नदियों के पानी का जादू कहा है क्योंकि नदियों का जल फसल का पोषण करता है, एक नहीं अनेक नदियों का पानी फसल को सींचता है, जल के तत्वों को ग्रहण कर फसल हरी भरी एवं विकसित होती है, और फसलों को खड़ी करने में नदियों का जल जादू के समान जो है प्रभावकारी होता है, इसलिए जो है कवि ने फसल को जो है नदियों के पानी का जादू कहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसमें पूछा गया फसल के लिए हाथ, यहां पे देखो ये आपका जैसा जैसा प्रश्न है वैसे वैसे आपको आंसर देना है। फसल के लिए हाथों के स्पर्श की महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है, कि आपको बोल रहा है फसल के लिए हाथों के स्पर्श की महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो फसल के लिए भले ही पानी मिट्टी सूरज तीनों चीजें, ठीक है, कि किरणें जो है तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य के परिश्रम के बिना सभी साधन क्या है, व्यर्थ है। जब तक मनुष्य का ही श्रम नहीं होगा तो ये कोई भी चीज काम नहीं कर पाएगी, मिट्टी अपनी जगह रह जाएगी, पानी अपनी जगह रह जाएगा, सूरज की किरणें पड़ेंगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मनुष्य के परिश्रम के बिना जो है ये सभी साधन व्यर्थ है, और फसल अनगिनत किसानों श्रमिकों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। आपके भी मदर फादर जो भी होंगे वो लोग क्या करते होंगे, फसल करते होंगे, कहीं कहीं सभी के तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिसके जिसके मदर फादर हैं वो लोग कुछ ना कुछ खेती बाड़ी करते होंगे, तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा अनुभव होगा, इस प्रश्न का, है ना। लाखों करोड़ों कृषकों के हाथों के कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप रात भी जाकर के उनको पानी देना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि दिन में बिजली नहीं रहती है, स्वरूप फसल विकसित होती है, और उसका लहराना मनुष्य के कठिन मेहनत का ही परिणाम है। इस तरह से जो है इस आंसर को बेहतरीन तरीके से लिखोगे। उसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पे, मिट्टी के, देखना ध्यान रखना, यहाँ पे जितने आपको प्रश्न दिए गए हैं ध्यान से पढ़ना है और सभी के आंसर देना है। इसमें बोला गया है मिट्टी के गुण धर्म से क्या अभिप्राय है, वर्तमान जीवन शैली का मिट्टी के गुण धर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति जितनी अधिक होगी फसल भी उतना ही अधिक
होगा। आज की वर्तमान शैली मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करती है। नए नए खाद्यों के उपयोग से, जो भी खाद हम यूज करते हैं, नए नए खाद्यों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से, क्योंकि हम प्लास्टिक तो देखते हैं कई सालों का प्लास्टिक पड़ा रहता है जमीन में, आधा निकला हुआ बाहर देखता रहता है, सिर उठा करके कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आधा धसा रहता है। आपने भी देखा है सड़क पे बहुत सारे किनारों पे, है ना। तो जमीन में रहने से और प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरता शक्ति धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जा रही है। और इसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फसल पे पड़ रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो है सीबीएसई का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर भी 2-2 अंक के प्रश्न है, और साथ ही साथ यहाँ बोला गया है 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमें 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने, लेकिन हम सारे प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। तो भ्रमर गीत से तात्पर्य भंवरे का गाना है। भंवरा एक कीट है, ठीक है, जिसको आधार बना करके सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग की रचना की है। जब श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को गोपियों के पास भेजा था, तो वह गोपियों को जो है ब्रह्म का ज्ञान संदेश दे सकें, जो कि श्री कृष्ण के प्रति विरह प्रयोग की अग्नि में जल रही थी। तो जो गोपियां जल रही थी उनके लिए तो भेजा था उद्धव को। तब उद्धव और गोपियों के बीच के वार्तालाप प्रसंग भ्रमर गीत प्रसंग कहलाया, सॉरी, भ्रमर गीत प्रसंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसंग प्रसंग कर लेना है, ठीक है, हम कर देते हैं इसको प्रसंग। तो यहाँ पे हमने प्रसंग कर दिया, तो ये भ्रमर गीत प्रसंग कहलाया, क्योंकि सूरदास ने भ्रमर को आधार बना के, भ्रमर मतलब भौरे को, ठीक है, इसको भौरे को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं भौरा, ठीक है, भौरा इस तरह से भी लिख सकते हो, तो जरूर जैसा आप देखो वैसा समझ लो, ठीक है। तो भौरे को आधार बना करके सांकेतिक रूप में सारा वर्णन किया है। यही क्वेश्चन में पूछा गया, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं और भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। तो इसको हमने इसमें बताया कि भ्रमर जो है कि क्या है, जो है भौरा है, और जो कि एक कीट है, जिसको भूर सूरदास ने जो है आधार बना करके भ्रमर गीत प्रसंग जो है, भ्रमर गीत प्रसंग की रचना की है, ठीक है ना। इससे आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समझाने के लिए हमने इन उद्धव और श्री कृष्ण और गोपियों का एग्जाम्पल दिया है। अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न पूछा गया, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो अट नहीं रही, क्या आप जानते हो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अट नहीं रही कविता में फागुन मास अर्थात वसंत ऋतु की शोभा और मस्ती का वर्णन है। फागुन की शोभा, उसकी आभा सर्वव्यापक है, और फागुन का सौंदर्य अन्य वस्तु ऋतुओं और महीनों से बढ़कर जो है होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार रहती हैं या होती हैं, और सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी जाती है, और लताएं डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। प्राणियों का मन जो है वो उल्लासमय हुआ हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको उल्लासमय हो जाता है, तो यहाँ पे हम हो जाता है कर लेंगे। जिस तरह से ये पीडीएफ में करेक्शन किए जा रहे हैं, तो ये पीडीएफ आपको करेक्शन के फॉर्म में ही मिलेगा। जब तक कि वीडियो कंप्लीट नहीं होती तब तक पीडीएफ को अपलोड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो है उल्लासमय हो जाता है, ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्साह कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, उत्साह कविता में बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो बादल जो है मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है, मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है, और जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, और मानव में नवीनता लाने, परिवर्तन लाने के संकेत की ओर भी जो है, मतलब जो है उसके ओर भी संकेत करता है। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल सा आंसर होगा बेहतरीन तरीके से। इसके बाद कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन जो है साधारण सा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लोगों को किसी प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो सके, यानी कि उसके जीवन में ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुआ है जिससे लोगों को किसी प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो सके जब वो अपनी आत्मकथा लिखेगा। उसका जीवन जो है अभावों से भरा हुआ था, जिन्हें वह औरों के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए जो है आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था। उसके जीवन में किसी के प्रति जो है कोमल भाव अवश्य था, जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहता था, ठीक है ना, और वो जो है पात्र नहीं बनना चाहता इस सभी का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है। तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों जो है आते जाते हैं, और विगत समय के दुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है, और विगत की सुखद कल्पना से जुड़े रहना और वर्तमान के यथार्थ से भागने की अपेक्षा उसको स्वीकार होती श्रेयकर है। यानी कि जो है यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोला गया है, थोड़ा सा शब्दों का झोल है, लेकिन शब्दों को इसी तरह से आपको लिखना है, तरीके से लिखना है कि विगत मतलब बीते हुए सुख, जो सुख हुए हैं हमारे, उसको केवल कल्पना यानी कि याद करके उससे जुड़े रहना कि पीछे बहुत यार सुख था, मैं तो बहुत अच्छा उस समय बहुत मेरी अच्छी कंडीशन थी, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, अचानक से क्या हुआ, ये सब नहीं। तो जो हो गया हो गया, अभी क्या गड़बड़ है वो देखना है। तो वर्तमान के यथार्थ यानी कि जो आज की सच्चाई है उसको अगर हम स्वीकार लेते हैं तो वो जो है श्रेयकर है, नहीं कि वो हमारे लिए महानता है। जो है आप, जो मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह कविता जो है अतीत की यादों को भुला करके वर्तमान का सामना करने और भविष्य के वर्णन में यानी कि भविष्य के बारे में सोचने का संदेश देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और यहाँ पे नहीं बोला है कि कितने प्रश्नों के उत्तर देना है, तो जो भी प्रश्न दिए गए हैं निम्न
पढ़कर किसी एक गद्यांश, ठीक है, 2 गद्यांश दिए होंगे तो किसी एक गद्यांश का जो हमें आंसर देना है, ये ध्यान रखना है। 2 + 2 नंबर, 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है वहां से ये लिया गया गद्यांश। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं। गंगा स्नान पर जाने वाले बाल गोविंद का मुख्य अभिप्राय क्या होता था या होता है? तो भगत प्रतिवर्ष जो है गंगा स्नान करने जाते थे। इस स्नान का मुख्य उद्देश्य जो था वो संत और समागम और लोक दर्शन, ठीक है, संत समागम और लोक दर्शन जो है वो करने के लिए जो है इस यात्रा को करते थे या गंगा स्नान करने जाते थे। अर्थात संतों के साथ सत्संग और लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा जो है उनके अंदर आती थी, और गंगा स्नान जाते समय वो अपने घर से ही खा कर चलते थे और वापस अपने घर पर ही आकर के खाते थे। उनके अनुसार जो है यदि वे साधु हैं तो साधु को कहीं आते जाते समय खाने की क्या आवश्यकता है? यदि वे गृहस्थी हैं तो गृहस्थी को भिक्षा मांगकर खाना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो गृहस्थी जो है, गृहस्थ आदमी को जो है भिक्षा मांगकर जो है खाना अच्छा नहीं है, इसलिए वे दोनों कारणों से मार्ग में खाना नहीं लेते थे और मार्ग में प्यास लगने पर पानी अवश्य पीते थे। तो इस तरह से जो है इसका पूरा अभिप्राय बताते हुए हम जो है इसको डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया यात्रा पर बाल गोविंद न तो संबल रखते थे और ना ही भिक्षा लेते थे, ऐसा क्यों? तो भगत गंगा स्नान के लिए आते जाते न तो कुछ मांगते थे और ना ही किसी से सहारा लेते थे। इससे उनके स्वाभिमानी और स्वावलंबी होने का पता चलता है, और साथ ही साथ वे मानते थे कि साधु जो है संबल लेने का क्या हक है, साधु को संबल लेने का क्या हक है। इसी प्रकार वे रास्ते में उपवास कर लेते पर किसी से मांग कर ना खाते, क्योंकि वे कहते हैं कि गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, ठीक है, गृहस्थ मतलब जो गृह में रहता है वो क्यों भिक्षा मांगे, वो जिसके ऊपर छत है वो क्यों भिक्षा मांगे। इस प्रकार उन्होंने साधु और गृहस्थ होने के स्वाभिमान को बनाए रखा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्यों लगाया गया था इसीलिए हमने इसका आंसर इस तरह से दिया। बी पार्ट में भी आपको दिया गया है जो यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपका मन्नू भंडारी वाला आ गया ना। तो यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ पढ़ना है, और प्राचीन भारत में एक स्त्री शिक्षा की स्थिति सावधान स्पष्ट करिए। नहीं, मन्नू भंडारी नहीं, द्विवेदी जी का है ना, द्विवेदी जी का, सॉरी, क्योंकि उन्होंने, हाँ ठीक है, द्विवेदी जी ने अपने पुराने जमाने के ऐसे कितने उदाहरण दिए हैं जिनमें पढ़ी लिखी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। इन उदाहरणों की मदद से वे इस कुतर्क को झुठलाना चाहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को पढ़ने की परंपरा नहीं थी। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि पुराने ज़मानों में जो है स्त्रियों को पढ़ने नहीं जाता था, ऐसा कोई परंपरा था। तो ये बोलते हैं द्विवेदी जी कि नहीं थी ऐसी। वे ये भी बताते हैं कि शायद पुराने ज़माने में स्त्रियों को विधिवत शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन जब हम ज़रूरत के हिसाब से हर पद्धति को बदल सकते हैं तो स्त्री शिक्षा के बारे में भी हमें अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। इसके बाद जो है स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। कहने का अर्थ यह है कि लेखक के समकालीन भारत में स्त्रियों को घर में ही रहने की सलाह दी जाती थी और उन्हें पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। बचपन में उन्हें पिता के अधीनस्थ रहना पड़ता था, यानी कि पिता के जो भी बातें हैं उसके हिसाब से रहना पड़ता था, और युवावस्था में उन्हें पति के सहारे रहना पड़ता था, और वृद्धावस्था में उन्हें पुत्र की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। इसका मतलब है कि तीनों अवस्थाओं में वो पालन करते थे। यह पुरुषवादी सोच सदियों से भारतीय समाज में स्त्रियों के ऊपर लागू थी। फिर ऐसे माहौल में स्त्री शिक्षा के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात थी। सही अर्थों में इस माहौल में जो है समाज में स्त्रियों का पढ़ना कालकूट या विष के समान और पुरुषों का पढ़ना अमृत के समान समझा जाता था, यानी कि पीयूष के समान समझा जाता था। तो ये हो गया इसका सही आंसर, सटीक आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ बोला गया है नेताजी का चश्मा कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है, कि दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर चश्मा, नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ जो है शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है, और देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से जो है कार्य व्यवहार से कर सकते हैं। ये संदेश जो है इसमें निहित है। आगे जो प्रश्न है इसकी बात करें तो यहाँ से 2 अंक मिल जाएंगे, और अगले प्रश्न में पूछा गया संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वास्तविक अर्थों में जो है संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि का तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। ठीक है, कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही जो है अधिक संस्कृत होगा। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुद्धि और योग्यता का जितनी मात्रा में वो प्रयोग करेगा वो उतना ही संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत का जो है आविष्कार किया था, जो कि ये गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के आविष्कार करने से पहले थी, तभी इसका जो है खोज हुआ है। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने इसको आविष्कार किया तो ये गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगा, ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल पहले से काम करता था, लेकिन न्यूटन ने इसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल दिया कि भाई ये नाम का भी बल होता है, तो उसका आविष्कार किया। उसकी वैल्यू भी बताई कि कैसे कैसे ये काम करता है।
वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर जो है न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। वो सभ्य हैं आज के इस विद्यार्थी, लेकिन न्यूटन जैसे संस्कृत नहीं है, क्योंकि उनकी क्षमता जो है बुद्धि की और योग्यता जो है वो काफी हाई लेवल पे थी। इसके बाद हम बात करते हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ठीक है, नहीं मानते थे, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। इसके निम्नलिखित जो है हम कारण बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं मानते थे, इसी को हम जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु पर उस समय सामान्य लोगों की तरह जो है उन्होंने शोक नहीं किया था। ठीक है ना, और उसकी शैया के समीक्ष गीत गा करके जो अपने भाव प्रकट किए हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, यह आनंद मनाने का समय है, दुखी होने का नहीं। और बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने जो है सामाजिक रीति रिवाजों को जो है परवाह नहीं किया, और अपनी पुत्रवधि, जो कि औरत आग नहीं लगाती है, तो औरत से जो है दाह संस्कार संपन्न करवाया, जो कि आज थोड़ा सा प्रचलित हो चुका है, अब चलता है ये भी थोड़ा बहुत। इसके बाद जो है समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद भी उसने अपनी पुत्र वधु, उस समय तो विधवा विवाह होता ही नहीं था, तो उसने अपनी पुत्र वधु के भाई को जो है बुला करके उसकी दूसरी शादी करने के लिए भी कहा था। और अन्य साधुओं की तरह जो है वो भिक्षा मांग करके खाने के बिल्कुल विरोधी थे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि वो भगत जी हम सामाजिक मान्यताओं को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, जो भी मांगते थे, क्योंकि वहाँ के उस समय के साधु जो है भिक्षा मांग के खाते थे, लेकिन ये सामाजिक जो भी मान्यताएं थे उनको सभी को ठुकरा चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। क्यों? नेताजी के चश्मा के पाठ पर स्पष्ट करेंगे हम। इसमें हालदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारने से यह पता चलता था कि उनके मन में देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान की भावना कितनी थी। ठीक है, और जो है नेताजी की मूर्ति उन्हें देश के निर्माण में सहयोग देने के लिए जो है प्रेरित भी करती थी। हालदार साहब जो है एक देशभक्त थे, और चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देख करके उन्हें प्रसन्नता होती थी या हुई थी, लेकिन नेताजी की नाक पर संगमरमर के चश्मे की जगह जो है मानवीय चश्मा देख करके जो है उन्हें बड़ा ही कौतूहल हुआ, आश्चर्य में पड़ गए, और वह हमेशा चौराहे पर रुक करके नेताजी की मूर्ति को निहारते थे, और उन्हें आश्चर्य होता था कि चश्मा जो है रोज बदल दिया जाता था। तो ये हुआ मेन जो इसका सटीक आंसर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है, यह कहानी, यह भी लेखिका का नाम बताइए, और लेखिका के व्यक्तित्व पर जो है किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ये संक्षेप में बताना है। एक नंबर में बताओ ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीधे से लेखिका का नाम पूछता है एक नंबर में, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है क्या फालतू में? चलिए कोई नहीं। एक कहानी यह भी कि लेखिका जो है मन्नू भंडारी है, और लेखिका के जीवन में दो लोगों के प्रभाव जो है विशेषकर पड़ा, जो है कि आपका पिता का प्रभाव पड़ा है, और साथ ही साथ जो है उसको उसका जो प्रभाव पड़ा था उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पिता का प्रभाव जो लेखिका के जीवन पर, पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई थी, और इसी के परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास की कमी भी हो गई थी, और पिता के द्वारा ही उसमें जो है देश प्रेम की भावना का निर्माण हुआ था। और जो शिक्षिका उनकी शीला दीक्षित थी, शीला अग्रवाल, उसका भी प्रभाव पड़ा था। तो शीला अग्रवाल की जो जोशीली बातों ने जो है लेखिका के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, और दूसरी ओर देश प्रेम की भावना भी अंकुरित हुई, और जो है उसको जो है अच्छा माहौल प्रदान करने में जो है शीला अग्रवाल ने मदद की, और जिसके फलस्वरूप जो है लेखिका खुल करके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपका खंड ड आ चुका है कृतिका भाग 2 से। तो यहाँ पे कृतिका भाग 2 से पूछा गया है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है वो बताना है। यहाँ पर 2+2+2 यानी कि 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो माता के आंचल पाठ के आधार पर जो है हम बता सकते हैं कि इसमें सरल और मनमोहक चित्रण है। लेखक ने जो है शिष्य काल का वर्णन, बचपन का जो है वर्णन किया है। शिष्य मतलब छोटे से बच्चे काल में जो होता है उस बचपन काल का जो है वर्णन किया है। भोलेनाथ ने के पिता जो है, दिन का आरंभ होते ही भोलेनाथ के साथ जो है उनका शुरुआत होती थी, या दिन का आरंभ जो है भोलेनाथ के साथ शुरू होता था। उसे नहला करके पूजा पाठ कराना, और उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, और उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उसे स्नेह और प्रेम को व्यक्त करना, उनके अपने स्नेह और प्रेम को व्यक्त करता है। और भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममता से भरपूर माता हैं, और भोलानाथ को जो भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह के स्वांग रचाना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर के चिंतित भी है, और बच्चे को डर के मारे कांपता देख करके रोती भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वात्सल्य प्रकट हुआ है। अगला जो प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे। तो रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। ठीक है, दर्जी की परेशानी तर्कसंगत थी, क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था, और जो है रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का जो है सामना करना पड़ता। तो इसमें हमने तर्क भी दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह जो है सम्मोहित कर लेता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था या करवा देता है। उससे
यह जादू ऐसे सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व जो है स्थगित हो गया हो और सब कुछ अर्थहीन सा था। यानी कि उसको इतना बेहतरीन लग रहा था कि खो जाए उसमें ना। उसकी चेतना शून्य को प्राप्त कर रही थी और वह सुख की अति दृढ़ता अति दृढ़ता यानी कि उसके अंदर बहुत गहराई में जो है डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी, और जो है हम लिख सकते हैं जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहा था। तो इस तरह से जो है सम्मोहन का जो हम इसमें विश्लेषण करेंगे लेखिका के बारे में गंतोक के रोशनी में। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए लेखक कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो लेखक को कौन कौन सी बातें प्रेरित करती है, तो देखो लेखक को जो है ये प्रश्न 2 नंबर का है, सही है, लेकिन ये प्रश्न 2 नंबर का है, ये भी ठीक है ना। तो ये प्रश्न 2 नंबर के हो जाते हैं, 2-3 लाइनों में आप लिख सकते हो, कम ज्यादा आपकी मर्जी है, करो, लेकिन ना करो तो बेहतरीन होगा। लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है, उसकी अनुभूति उसे जो है लिखने के लिए प्रेरित करती है, और वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। तो इस तरह से इसका प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे जो संस्कृत का आंसर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि संस्कृत के भी सॉल्यूशंस दीजिए सर।